पिछले एक हफ्ते से आसाम में जो घटनाक्रम चल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बुलडोजर एक्शन के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे और उसको पूरे के पूरे सभी राज्यों को मानना होगा। किसी का भी घर आप ऐसे ही नहीं ढा सकते, चाहे वो आरोपी हो या दोषी हो या ना हो, लेकिन उसका घर ऐसे नहीं ढहाया जा सकता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। आसाम में जो घटनाक्रम है वो कुछ चीज़ों का कलेक्टिव सामूहिक घटनाक्रम है जो पिछले कुछ समय से चलता आ रहा है। हालांकि रिसेंटली अभी ये हुआ है कि 1937 से एक परंपरा चली आ रही थी कि वहां पे जुम्मे के दिन शुक्रवार को विधानसभा में नमाज ब्रेक होता था। नमाज ब्रेक दिया जाता था। जो मुस्लिम विधायक होते थे उनके लिए नमाज ब्रेक होता था। लेकिन अब 87 ईयर्स पुरानी, 87 साल पुरानी इस परंपरा को वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वहाँ की जो वो प्रशासन है, उन्होंने इस परंपरा को बंद कर दिया है। इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल मच गया है। पूरे जो मतलब विपक्ष का जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे इसमें आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उन्होंने भी अपने अपने बयान इसमें जारी किए हैं और कास्टिज्म से संबंधित बयान भी तेजस्वी यादव ने दिया है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को चीनी तक कहा है, चीनी वर्जन बता दिया उन्होंने योगी आदित्यनाथ का हेमंत बिस्वा शर्मा को। सबसे पहली बात यह है कि 15 साल तक लालू यादव का बिहार में राज था। क्या वो विधानसभा में ब्रेक देते थे? नहीं देते थे। दूसरी बात ये आती है कि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो क्या वो नमाज ब्रेक देते थे? नहीं देते थे। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में और ना किसी भी विधानसभा में ये नमाज ब्रेक की कोई भी परंपरा रही है। आप ये सोचिए कि 1 घंटे के लिए विधानसभा को चलाने का खर्च 5 लाख रुपए के करीब आता है और लोकसभा और राज्यसभा में खर्च 1 करोड़ से भी अधिक है। 1 घंटे की कार्रवाई के लिए जो टैक्स पेयर की हार्ड कोड मनी है, जो टैक्स पेयर अपना टैक्स भरता है जिससे कि ये सब संस्थान संचालित होते हैं, उसमें ये नमाज ब्रेक चाहते हैं, जो कि किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को इस प्रकार का विशेष अधिकार या विशेष ब्रेक नहीं चाहिए। चाहे हिंदू है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे पारसी है, चाहे सिख है, मुस्लिमों को ये नमाज ब्रेक चाहिए। और ये कहते हैं कि ये नमाज ब्रेक जो है ना, ये एक परंपरा का हिस्सा है। परंपरा का हिस्सा तो सती प्रथा भी थी, प्रदा प्रथा भी थी, बहुविवाह भी थी। परंपराएं तो बहुत सारी ऐसी थी जिसको जो है ना, हिंदुओं ने भी जो परंपराएं थी अपनी, हिंदुओं का कुछ ऐसा जो उनके अंदर जो है ना वो समस्याएं थी उनकी परंपराओं से संबंधित, उनको खत्म किया। लेकिन मुस्लिम ये सब करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दो बातें जो है ना उनको बहुत हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा है कि मैं इसको मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा, मैं आसाम को मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा, ऐसा उन्होंने विधानसभा में कहा है। इसके अलावा वहां पे एक बिल आया है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इस बिल का असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून से संबंधित विधेयक जो है वो गुरुवार को पारित हुआ है, यानी कि इसी गुरुवार को विधेयक पारित हुआ। और इसका मकसद है असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि वहां पर ना विवाह और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है वो काजी नहीं, सरकार करेगी। इसके अलावा अगर आप नाबालिग से विवाह करते हैं या बाल विवाह करते हैं तो आप वहां पे अपराधी होगे, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो। इसके अलावा तीसरी बात, आने वाले समय में वहां पे बहु विवाह पर पाबंदी लगेगी। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा एक आसाम के मुख्यमंत्री से संबंधित फैसला हो या केंद्र सरकार का फैसला ले लें, विपक्ष एक ही राग अलापता है, इस्लाम खतरे में है। यानी अगर आर्टिकल 370 हटाया जाता है तो इस्लाम खतरे में है, उनके विशेषाधिकार खतरे में है। अगर 3 तलाक को हटाया जाता है तो इस्लाम खतरे में है। अगर राम मंदिर बनाया जाता है तो इस्लाम खतरे में है। अगर सीए और एनआरसी को लागू करने की बात की जाती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। एक देश अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी क्या लागू नहीं कर सकता? क्या एक देश को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वहां पे उसका सिटीजनशिप रजिस्टर हो, उसको पता हो कि हमारे देश में हमारे कितने नागरिक और किस किस उससे वो ताल्लुक रखते हैं? क्या ये नहीं होना चाहिए? आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी बताया कि वो एक श्वेत पत्र लेकर के आएंगे। वो श्वेत पत्र 2025 अप्रैल या मई तक आ जाएगा। उन्होंने
भारी आशंका जताई है कि 23,000 से ज्यादा बूथों पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और पूरे आसाम में बंगाल के माध्यम से डेमोग्राफी चेंज करने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और रकीबुल हसन की धुबरी से जो लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जीत रकीबुल हसन की धुबरी से हुई है, जो कि आसाम में है और वहां पर डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल हार गए और रकीबुल हसन वहां पे इलेक्शन जीत गए। तो ये 10.25 लाख मतों से वो इलेक्शन जीते हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं आपको ये कह रहा था, चाहे 3 तलाक हो, चाहे CA हो, NRC हो, चाहे जो है ना मतलब 370 को खत्म करना और राम मंदिर को बनाना हो, इन सब से जो है ना, चाहे केंद्र सरकार फैसला ले, इसी तरीके से अगर आप किसी राज्य की सरकार देख ले, अगर कोई राज्य सरकार फैसला लेती है कि आप जो वेंडर हैं या आप जो व्यापारी हैं या विक्रेता हैं, तो आपकी दुकान के बाहर, आपके बिजनेस के बाहर आपके नेम प्लेट या ना आपके नाम का बोर्ड होना चाहिए, तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर हलाल इकोनॉमी पे क्वेश्चन उठाया जाता है तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर ये कहा जाता है कि जो यात्रा का मार्ग है जिसमें कावड़ यात्रा होती है, उसमें जो है ना उनको कावड़ यात्रियों को पता होना चाहिए वो किस वेंडर से, किस धर्म के वेंडर से क्या चीज ले रहे हैं, तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर जो है ना सड़कों पे नमाज पे पाबंदी लगाई जाए, रेलवे स्टेशनों पे नमाज पे पाबंदी लगाई जाए, अगर ट्रेनों पे नमाज पे पाबंदी लगाई जाती है, तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये इसी तरीके से अगर आप देखें, बुरके पर पाबंदी लगाई जाती है तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। इसी तरीके से अब आसाम में बाल विवाह या बहु विवाह पर पाबंदी लगाई जा रही है और अगर वहां पे नमाज ब्रेक को खत्म कर दिया गया है तो वही राग विपक्ष ने अलापना शुरू कर दिया है कि इस्लाम खतरे में है। मैं आपको ये बता रहा था कि कितना खर्च आता है एक विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए। दिसंबर 2023 में राज्य सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस बारे में गाइडलाइन अपनी बताई थी। ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा था, आप जाकर के देख सकते हैं उन्होंने इसमें क्या कहा था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर ये होने लगे कि अगर सभी धर्मों के लोग इस प्रकार का लीव या ब्रेक मांगे बीच में और बगैर उनकी तनख्वाह काटे वो ब्रेक दिया जाए, आसाम में बगैर विधायकों का वेतन काटे वो ब्रेक दिया जाता था। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस प्रकार के ब्रेक की मांग करता है किसी धर्म से संबंधित, तो सोचिए हिंदुओं में कितने करोड़ देवी देवता हैं। सोमवार का दिन किसी का है, मंगलवार का दिन किसी का, बुधवार का किसी का, वीरवार का किसी का, ऐसे ही हफ्ते के जितने भी दिन हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के हैं। तो सोचिए रोज ब्रेक देना पड़ेगा। अगर सिख अपनी गुरबानी या सुखमणी साहब का पाठ करने के लिए ब्रेक मांगे तो क्या होगा? अगर पारसी मांगे, बौद्ध मांगे, जैन मांगे, तो काम कब होगा? ये ब्रेक ही चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप ये सोचें कि आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, हम विधानसभा में काम करने के लिए आते हैं। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी है वो विधायक ना हो, विधानसभा से संबंधित ना हो, अगर वो रेलवे से संबंधित है, अगर वो पायलट है, अगर वो ड्राइवर है, अगर वो रोडवेज से संबंधित है, थल जल वायु सेना में अगर कोई मतलब अधिकारी या कर्मचारी या सैनिक काम कर रहा है या फिर किसी अन्य सरकारी विभाग में काम कर रहा है और वो कहता है कि मुझे इस प्रकार का ब्रेक चाहिए, तो ये तो 5 वक्त होती है नमाज। अगर कोई नाइट ड्यूटी पे है तो उसे नाइट ड्यूटी पे ब्रेक चाहिए। अगर कोई मेडिकल सर्विस में या सेवाओं में है, कोई डॉक्टर है, तो उसे अपने जो है ना ब्रेक चाहिए किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में। पायलट को ब्रेक चाहिए चलते जहाज में, क्योंकि हो सकता है वो उस समय अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो जिस समय नमाज का टाइम हो जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है किसी सरकारी विभाग में और उस समय नमाज का टाइम हो जाता है, तो उसका फर्ज क्या कहता है? वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा या वो नमाज पढ़ेगा? सोचिए कितने सारे डिपार्टमेंट में कितने सारे कर्मचारी, लाखों कर्मचारी और अधिकारी हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग हैं। अगर इस प्रकार का ब्रेक मांगने लग जाएंगे तो क्या होगा? और सभी धर्मों के लोग मांगने लग जाएंगे तो क्या होगा? आदमी काम कब करेगा? उसकी कार्य क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी का क्या रह जाएगा? इतना ही नहीं, मुसलमानों में तो रोजा भी रखा जाता है, 1 महीने चलता है। अगर ये रोजे से होते हैं और पूरे महीने का ही ये लीव मांग ले, पूरे महीने का ही जो सरकारी कर्मचारी मुस्लिम है या सरकारी अधिकारी मुस्लिम है और पूरे महीने का ही ब्रेक मांगने लगे, तो ये चीज कहां जाकर रुकेगी? ये चीज क्या मतलब कितनी बड़ी अव्यवस्था ना फैला देगी? ये सोच के आप सोच सकते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं,
जो भी लेजिस्लेटिव का कार्य होता है ना, वो कंटिन्यूटी पर होता है, क्योंकि उसमें बार बार भी बाधाएं भी आती हैं, पक्ष विपक्ष में कहा सुनी भी होती है, सांसद या विधायक वेल में भी आते हैं, तो वो कंटिन्यूटी भी इससे बहुत हद तक बाधित होती है। कंटिन्यूटी जितनी ज्यादा बाधित होगी काम के अंदर ना, उतनी ज्यादा दिक्कतें इसमें आएंगी। अब हम हमारा जो दूसरा विषय है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो हमारा दूसरा विषय है, आप ये मत सोचिएगा कि योगी जी का बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं दोबारा दोहरा दूं, एक भी टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं की। 2017 से ये बुलडोजर एक्शन वजूद में है, और जिनका भी घर गिराया जाता है वो नगर निगम उनको पहले नोटिस देता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है ना, जब वो नोटिस का जवाब नहीं देते तब ये घर गिराया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला कौन है, ये जमीयत उलेमाए हिंद और वृंदा करात, यानी जो राज्यसभा की पूर्व सांसद वृंदा करात, और जो कम्युनिस्टों की नेता है, आजकल उनके पास समय नहीं है, उनका कोई जनाधार इस देश में बचा नहीं है, तो याचिका याचिका खेलते हैं। और जमीयत उलेमाए हिंद, जो कि उसकी जो मानसिकता है उससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, और राष्ट्रहित में तो उसकी मानसिकता है नहीं। तो ये जो संगठन है या ये जो लोग हैं, ये गए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने क्या आधार बनाया है? इन्होंने ये आधार बनाया है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया, और चाकू मारने वाला जो बच्चा था वो मुस्लिम था। इस आधार पे राजस्थान में वो उसका घर जो है ना गिरा दिया गया, और वो घर जो है ना वो किराएदार थे, वो मकान मालिक नहीं थे। वो मकान मालिक का घर था और वो किराए पे रहते थे। वो घर जो मकान मालिक का था वो ढहा दिया गया। इसी प्रकार से एक मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि जो घर ढहा दिया गया वो बड़ा हाईलाइट हुआ और बड़ा इशू बना उसका। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए उसमें उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने जो ये कहा है, ये मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। कुछ दिशा निर्देश इस बारे में बनाए जा सकते हैं जो सभी राज्यों को मान्य होंगे और लागू करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का लाइव जो है ना, इसमें पूरा डेटा छपा हुआ है, और ये जो है ना निर्देश या आदेश नहीं है, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, यहां तक सीमित है। ये एक टिप्पणी के स्तर तक सीमित है बात, ये कोई आदेश नहीं है, और अभी दिशा निर्देश भी जारी नहीं हुए हैं। तो योगी जी का बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। और मैंने आपको जैसा कि कहा कि जितने भी कानून बनाए गए, राम मंदिर हुआ या सीए हुआ या 3 तलाक से मुक्ति हुई या एनआरसी जो आगे लागू होगा, या जिस भी तरीके से आप ले लें, स्टेट गवर्नमेंट से ले लें, केंद्र सरकार से ले लें, जितने भी कानून बनाए गए सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों में या ट्रेन के अंदर नमाज से संबंधित जितनी भी वो हुए, उन सब में विपक्ष को दिक्कत है। इसी तरीके से विपक्ष को इस चीज में भी दिक्कत है कि ये जो बुलडोजर एक्शन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और इन गुंडों के खिलाफ क्यों हो रहा है। उनको ये भी दिक्कत है कि आज जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं, वो रात को भी आराम से निकलती हैं, शाम को भी आराम से अपने घर से निकलती हैं। आपको ये बता दूं, एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में, आप विशेष तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंधेरा होने के बाद निकल नहीं सकते थे। आदमी तो छोड़िए, जानवर नहीं निकल सकते थे, भैंस और गाय नहीं निकल सकती थी। ये नहीं पता था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या उनको कहीं काट दिया जाएगा। आज ये भी एक इशू हो रहा है कि जानवर बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनको जो है ना काटना मारना बंद कर दिया गया है। उनको जो है ना काटना मारना जो है ना उस पर पाबंदी लगा दी गई है, और बड़ा सख्त एक्शन होता है, बड़ा सख्त बुलडोजर एक्शन होता है अगर उनको इस प्रकार से काटा या मारा जाता है। ये समय था जो उत्तर प्रदेश ने देखा जब आदमी औरतें तो छोड़िए, जब जानवर भी सुरक्षित नहीं थे, ऐसा समय था जो उत्तर प्रदेश ने काटा। लेकिन अब योगी जी के आने के बाद इन लोगों के बहुत ज्यादा दर्द है कि वो समय जो है ना कहाँ चला गया, वो समय हमारा कब वापिस आएगा, और इस बुलडोजर एक्शन से हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो ये इस किस्म के देश विरोधी जो तत्व हैं उनका साथ ये सारे विपक्ष के लोग देते हैं। जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, जो भूमाफिया हैं, जो बाहुबली हैं, उनका साथ ये विपक्ष के लोग हमेशा देते हैं। ये जमीयत उलेमाए हिंद, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं, समाजवादी है, आरएलडी है, ये सभी पार्टियां, आरजेडी है, ये सभी पार्टियां जो हैं, ये सब ऐसे लोगों का साथ और सहयोग करती है, क्योंकि ये इलेक्शन के समय इनका साथ और सहयोग लेती हैं। तो
फिक्र की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसके बाद अगले फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए आपके बीच में आऊंगा, और जितना अधिक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर करिएगा आगे।